हेलो दोस्तों, इंडो जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। दरअसल हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से सती प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा, बाल विवाह और नर बलि जैसी प्रथाएँ किस प्रकार से इनका अंत हुआ था, इसको जानेंगे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी नियंत्रण कर लिया, वहाँ पर अपना प्रशासन स्थापित कर लिया, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया, इसी प्रकार उन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। हस्तक्षेप उन्होंने क्यों किया, इसका मुख्य कारण था इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। दरअसल इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और उस औद्योगिक क्रांति से निर्मित जो वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं को बेचने के लिए खरीदार वर्ग चाहिए था। इसी खरीदार वर्ग को निर्मित करने के लिए भारत में अंग्रेज़ों ने सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में, भारत के समाज में, संस्कृति में कई सारे बदलाव किए, कई सारी कुप्रथाओं को समाप्त किया। दूसरा कारण ये था श्वेत व्यक्ति का भार। ये एक सिद्धांत देते थे वो लोग। वो ये सिद्ध करते थे इससे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम भारतीयों को सभ्य बनाएं। हम यहाँ भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, इस प्रकार से वो भारतीयों से कहते थे। देखिए, इन नीतियों को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम चरण है 1772 से लेकर 1813 तक, जिसमें अंग्रेज उदासीनता की नीति अपनाते हैं। अर्थात इस समय वो भारतीय समाज में, संस्कृति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उनको जन असंतोष का भय होता है, कहीं जनता हमको विद्रोह न कर दे हमारे प्रति। दूसरा चरण जो है इनका 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक है। इस समय ये भारतीय समाज एवं संस्कृति में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। कई सारी जो कुप्रथाएँ उसको बंद करते हैं और कई सारे कानून लेकर आते हैं। तृतीय चरण आता है 1857 से लेकर 1885 के बीच में। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद में इन्होंने रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन दिया और जो समाज सुधार के कानून बनाए जा रहे थे लगातार, उनको अभी बंद कर दिया। चतुर्थ चरण आता है, जो फोर्थ स्टेज आती है, उसमें 1885 के बाद है, कांग्रेस की स्थापना के बाद इन्होंने जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन नेताओं के प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर कई सारे जो समाज सुधार के कानून थे उनको बनाया था। तो चलिए हम आसानी से इनको बारी बारी से सारे चरणों को पढ़ लेते हैं कि किस चरण में कौन से सुधार हुए थे। देखिए, ये है प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 1813 ईस्वी तक का है। इस समय जो अंग्रेज हैं भारत में अपना नया नया साम्राज्य स्थापित करते हैं और कई सारे प्रदेशों को विजित करने की नीतियाँ बनाते हैं। और इस समय वो बिल्कुल भी भारतीय समाज में या उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो समाज में धर्म, परंपराएं, रूढ़ियाँ होती हैं, ये लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न था उस समय। और कंपनी इन लोगों से अपने लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किंतु उन्होंने शिक्षा एवं साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि अगर शिक्षा एवं साहित्य का अध्ययन करके ये लोग उनको अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं भारतीय ग्रंथों का, तो भारत में जो एक अपना मजबूत शासन बना सकते हैं, क्योंकि भारत के बारे में जानने को उनको बहुत कुछ मिलेगा। इसी क्रम में इन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की वारेन हेस्टिंग्स ने, और 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। इसी सोसाइटी के एक सदस्य थे विल्किंस ने भगवत गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और विलियम जोन्स नामक जिन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब वर्ष आता है 1791 और 1791 में जोनानाथ डंकन नामक एक व्यक्ति होते हैं। इन्होंने बनारस में, अर्थात जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, वहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। दरअसल राजा राम मोहन राय जो थे भारत में आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज में आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती थी। इसीलिए इन्होंने इन दोनों कॉलेजों की स्थापना जो की गई थी उसकी आलोचना की थी राजा राम मोहन राय ने। ये सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें।
और आप जब क्लास कर रहे होते हैं तो उस समय आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे तो लेकिन उसको 2 दिन बाद भूल जाओगे और उन स्क्रीनशॉट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आप मुख्य पॉइंट जो होते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सुधारों का द्वितीय चरण जो आता है 1813 से लेकर 1858 के पीरियड में, जो ब्रिटिश कंपनी होती है वो इस समय सक्रिय हस्तक्षेप करने लगती है भारतीय समाज में, संस्कृति में, और कई सारे कानून बनाकर भारत में जो कुप्रथाएं थीं उनको बैन कर दिया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या था, ये क्यों सक्रिय हस्तक्षेप कर रहे थे भारतीय समाज या संस्कृति में? तो दरअसल इंग्लैंड में बेंथम एवं मिल नामक जो विचारक थे उनकी एक विचारधारा थी उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत ये कहा गया था कि हम अगर जनता पर शासन कर रहे हैं तो जनता के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि ये लगे कि जो शासक वर्ग है वो हमारे हित में कार्य कर रहा है, और शासक वर्ग ऐसा करके लंबे समय तक शासन कर सकता है। दूसरा जो कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और भारत के साथ में इंग्लैंड का मुक्त व्यापार था। मुक्त व्यापार का यहाँ मतलब ये था कि इंग्लैंड से वस्तुएं भारत में आ सकती हैं, लेकिन भारत में निर्मित वस्तुएं इंग्लैंड की ओर नहीं जा सकती थी। उन पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। तो औद्योगिक क्रांति में जो वस्त्र निर्माण हो रहा था या फिर और जो वस्तुएं बन रही थी उनको बेचने के लिए एक खरीदार वर्ग चाहिए था, मतलब खरीदने वाले लोग चाहिए थे। तो भारत में ये खरीदार वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग सादा सिंपल इंसान, धोती कुर्ता पहनने वाले लोग कोट पजामा तो नहीं पहनेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे बदलाव किए भारतीय समाज संस्कृति में जो कि यहाँ के लोग उनकी जीवन शैली को अपनाने लगे। दूसरा इनका कारण ये था कि यहाँ पर सस्ता क्लर्क मिल जाए। दरअसल ये इंडिया में शासन कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इसके लिए अगर वो इंग्लैंड से किसी व्यक्ति को यहाँ हायर करते हैं या फिर नौकरी पर रखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसलिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना भारतीयों को ही कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा देकर यहाँ पर जो सस्ता क्लर्क मिल जाएगा, हमको एक क्लर्क की भूमिका निभाने लगेगा वो व्यक्ति। दूसरा जो चौथा इनका जो एक कारण था सक्रिय हस्तक्षेप का, वो ये था कि श्वेत नस्ल भारत सिद्धांत। इसको मैंने पहले बताया था कि अंग्रेज़ ये साबित करते थे, भारत के जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, मध्य वर्ग था, उनसे ये साबित करते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने का कार्य कर रहे हैं और ये दायित्व तो हमारे ऊपर है। इस प्रकार की धारणा प्रचलित करना चाहते थे। इसी चरण में विलियम बेंटिक साहब जो होते हैं गवर्नर जनरल, इस समय न्यायिक प्रणाली में काफ़ी सुधार होते हैं। हमने न्यायिक प्रणाली वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विलियम बेंटिक ने कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही विधि का संहिताकरण हुआ था, उसमें लॉर्ड मैकाले के अधीन विधि आयोग का गठन किया गया था, आपको पता ही होगा। और विलियम बेंटिक ने लोगों की सुविधा के लिए, मतलब आवागमन की सुविधा के लिए, क्योंकि कलकत्ता न्याय पाने के लिए जाने में व्यक्तियों को कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी। वहीं एक कुप्रथा थी सती प्रथा। व्यक्ति जो महिला थी उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसको चिता में जिंदा जलना पड़ता था। इस प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में ये प्रथा समाप्त कर दी जाती है बेंटिक के टाइम पर। और इसी के टाइम पर बालिका शिशु हत्या, इसको भी प्रतिबंधित किया जाता है। 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया जाता है। सन आता है 1843 का। इस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड एलनबरो होता है और ये दास प्रथा को समाप्त कर देता है। दास प्रथा कर्नल स्लीमैन की सहायता से समाप्त की गई थी भारत में। वर्ष आता है 1844 से 48 के बीच में लॉर्ड हॉर्डिंग्स के टाइम पर नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दरअसल नरबली से आशय यह है कि कुछ जो जनजातियां थीं एवं भारत में कुछ ऐसी मान्यताएं थीं कि अपने देवी देवता या ईश्वर को खुश करने के लिए व्यक्ति की बलि दे दी जाती थी, मतलब उसको गला काट दिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि देवी को खुश करने के लिए या भगवान को खुश करने के लिए बकरी का गला काट देते हैं या फिर भैंसे का गला काट देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ मनुष्यों का गला काट दिया जाता था। कुछ ऐसी जनजातियाँ थीं, आज भी हैं, लेकिन ये अब बैन हो चुका है। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाता है
और इसे लाने में सहायता करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये दो नाम याद रखिए। राजा राम मोहन राय जो लाए थे सती प्रथा, उनके प्रयासों से मतलब उसको बैन किया गया था। वहीं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था। भारतीय समाज एवं संस्कृति में जो नीतियाँ लाई गई थी एक्ट बने थे, उसका 33 चरण जो आता है उसमें 1857 से लेकर 1885 तक का काल है। इस काल में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने उदासीनता की नीति अपनाई तथा रूढ़िवादिता जो भारत में उसको बढ़ावा दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि 1857 के विद्रोह का एक कारण इस चीज़ को माना गया था कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो नरबली प्रथा थी उसको बैन कर दिया, सती प्रथा इसको बैन कर दिया, मतलब भारत के समाज में जो हस्तक्षेप किया था। इस वजह से 1857 का विद्रोह भी हुआ। इस कारण से उन्होंने इन नीतियों को लाने की जो अपनी योजना थी, भारत में सुधार की जो योजना थी, उसको त्याग दिया। किंतु कई सारे समाज सुधारक हो चुके थे उस टाइम तक, उन्होंने प्रयास किया और इन प्रयासों के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था 1872 में। इसमें विवाह की आयु तय की गई थी, जिसमें लड़कों की आयु 18 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। साथ ही नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही बहुविवाह तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब सुधारों का आता है चतुर्थ चरण आता है। तो चतुर्थ चरण जो है 1885 के बाद का पीरियड है। इस समय राष्ट्रवादियों के दबाव में, मतलब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कई सारे राष्ट्रवादी नेता उभर कर आ रहे थे। उन नेताओं के दबाव में इन्होंने 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसको लाए थे, जिसमें लड़की की एज जो थी शादी के लिए 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1929 में शारदा अधिनियम लाया जाता है। हरविलास शारदा जो कि एक समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से इसमें विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम लाया जाता है 1937 में, जिसमें जो विधवा महिला होती थी उसको पति की संपत्ति में कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ सुधार हुए थे ब्रिटिश के टाइम पर। इन सुधारों में आप देखेंगे तो बहुत सीमित स्वरूप था इनका, और इन सुधारों का अनुपालन सख्ती से नहीं हुआ था। साथ ही ये जो सुधार किए गए थे इससे समाज में कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम देख लेते हैं समाज सुधार से संबंधित जो प्रमुख अधिनियम हमने पहले पढ़े हैं इस क्लास में, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, बालिका शिशुवध प्रतिबंध, मतलब जो बच्चियों को मार दिया जाता था उस पर 1795 में प्रतिबंध लगता है। सर जॉन शोर उस समय गवर्नर जनरल थे। 1795 से 1804 के टाइम पीरियड पर शिशुवध, मतलब कोई भी बच्चा जो होता था उसको मार दिया जाता था, तो उस पर शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा पर 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर लगाया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर लाया जाता है, और ये किन के प्रयासों से लाया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको हम सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, 1872 में लाया जाता है। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन्होंने बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध तथा विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु थी उसको 14 वर्ष कर दिया था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया जाता है। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, और इस समय इन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी। नेक्स्ट आता है 1930 में शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट। ठीक है, हरविलास शारदा के सहयोग से लाया जाता है, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, इस समय विवाह के लिए जो लड़कियों की एज थी वो 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई, वहीं लड़कों के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, इसमें जो विधवा महिलाएं थीं उनको अपने पति की संपत्ति में कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे, और ये लाया गया था 1937 में। और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो,
लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में, और नरबली प्रथा का अंत कैंपबेल नामक एक जो अंग्रेज़ थे उनके नेतृत्व में 1844-45 ईस्वी में लाया जाता है। ठीक है। मतलब इस समय तक इसका पूर्णतः प्रतिबंध हो गया था और 1843 में ये नरबली प्रथा लाई जाती है। और यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप इस टॉपिक को रिवीजन करें और साथ ही अगर कुछ पॉइंट छूट गए हों तो वीडियो को दोबारा देखकर इसको उन पॉइंटों को नोट डाउन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।